हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पेपर पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 38 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 38 जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को किस तरह से हम डील करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और लेक्चर नंबर 38 में हम पढ़ेंगे यानी स्टार्ट करेंगे इस पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके फायदे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हम इस सिंपल एलपीपी में पढ़ते हैं या हम कहें दिल्ली यूनिवर्सिटी के या मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जिनमें एलपीपी ग्रेजुएशन में ऑफर किया जाता है, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक आता है सोर्स, एक आता है डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी एक जगह जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक जगह जहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली पहुँच रहे हैं। इन दोनों के बीच की नंबर ऑफ यूनिट्स हमें गिवन होती है, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, कितनी ट्रांसपोर्ट करनी है, एंड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट गिवन होती है। कॉस्ट कौन सी गिवन होती है ये याद रखना है, पर यूनिट कॉस्ट गिवन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक सोर्स से यानी कुछ तीन चार सोर्स होंगे और इतने ही हमारे पास चार पांच या से ज्यादा कम जो है वो कुछ डेस्टिनेशन होंगी जहाँ पे प्रोडक्ट को हमें पहुंचाना होता है, या प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है, या क्या, या हम कहें कोई भी हमारे पास वस्तु प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास अगर बात करें, कई बार गाड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कई बार सब बुक्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कई बार हमारे पास साइकिल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन एसी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस तरह की कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट को हम स्टडी बेसिकली करते क्यों है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टडी करने का रीजन क्या है, इसका जो मेन रीजन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टडी करने का। दो, हम सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स करना चाहती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इसलिए स्टडी करेगी क्योंकि वो चाहती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हो मिनिमम हो, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक टोटल जो कॉस्ट लगी है उसमें मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाए। क्योंकि कंपनी ऐसा तो कभी नहीं करती कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रही है तो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री में कर देती है, नहीं। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ये कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ज़्यादा सेल्स नहीं होंगी। तो इस तरह से कंपनियां भी चाहती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो। ठीक है, अब कि हम किस तरह से इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टडी कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास लेट वी हैव एम डेस्टिनेशन एम, सपोज वी हैव एम, एम क्या फर्म्स या ओरिजिन्स। ठीक है, जहां से प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, एंड डेस्टिनेशंस। ठीक है, सपोज हमारे पास एम फर्म्स है, ओरिजिन है, एंड डेस्टिनेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट को पहुंचना है। ठीक है, तो यहां से ले लीजिए, ये हो गए हमारे पास ओरिजिन दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो O1 O2, ठीक है, इसको मैं अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसी तरह से चलता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल देता हूँ, O1 O2 OM। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, तो ये तो हो गया ओरिजिन, अब डेस्टिनेशन। ठीक है, तो डेस्टिनेशन सपोज ये है हमारे पास डेस्टिनेशन D1 D2 BN। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है ओरिजिन, एक ओरिजिन से किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल सिनेरियो लेके चलते हैं, अगर नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। ऐसे केस भी आएंगे कि जहाँ पे ये गिवन होगा कि O1 से D3 तक या D4 तक प्रोडक्ट जो है कंपनी सेल्स नहीं करना चाहती, तो नहीं करना चाहती तो उसके उस कंडीशन में हम जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको काफी हाई या इनफाइनाइट ले लेंगे। ठीक है, तो O1 से D1
O2 से D2 सिमिलरली इधर जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ से फाइनल Dn तक। इसी तरह से अगर हम बात करें तो D2, ठीक है, और कुछ इस पे यहाँ से इधर से भी आएंगे, जो बीच में जो गायब हैं, जो जिनका नाम नहीं लिखा हमने, ठीक है, एंड यहाँ से सिमिलरली यहाँ से यहाँ, कुछ यहाँ से, ठीक है, एंड ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से कुछ कुछ यहाँ से भी यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा थर्ड पे, ठीक है, और यहाँ से कुछ इधर भी जाएंगे, ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा। सिंपल सा तरीका है इस ग्राफ को बनाने का। यहाँ से इससे सभी पे डील करा दो, इससे सभी पे डील करा दो, इससे सभी पे ट्रांसफर करा दो, आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्राफ होगा। अब इसको इजी एंड मीनिंगफुल तरीके से समझने के लिए हम इसके जो नंबर है हम 3 और 4 में ले रहे हैं, ठीक है, यानी बड़ा ना लेके छोटा सा ले रहे हैं, जिससे कि ये चीजें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास ये हमारे पास O1, O2, O3, ठीक है, एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन पे D1, D2, D3, इतना इतना दूर नहीं लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे उधर भी कुछ इक्वेशन लिखनी है, तो डेस्टिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, डेस्टिनेशन यहाँ पे D1, D2, D3, D4, ठीक है। सपोज हमारे पास 3 ओरिजिन है, 4 डेस्टिनेशन है, तो O1 से D1 पे ट्रांसपोर्ट होगा, D2 पे, D3 पे, D4 पे, सिमिलरली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब साथ में ही हमारे पास क्या गिवन होता है कि ओरिजिन की कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करेगा वो कुछ फिक्स नंबर में हो सकता है कि मैक्सिमम इस टाइम पीरियड में इतने नंबर ऑफ यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास A1, A2, A3, ठीक है, एंड जो डेस्टिनेशन है उनकी डिमांड भी फिक्स होती है। सपोज इसकी डिमांड D1 है, इसकी D2, D3 एंड D4, ठीक है, एंड O1 से D1 तक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट C11 के से जुड़ जाती है। ये C12 O1 से D2, C13, C14, यहाँ पे C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33 एंड C33, ये भी एक अंक हो गया, C34, ठीक है, C33 एंड C34, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड ऑब्वियसली जब ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। सपोज यहाँ से O1 से D1 तक X11 यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है, O1 से D2 तक X12, इसी तरह X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33, X34, ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही है। अब इसमें ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन अगर समझें तो नंबर ऑफ बेसिकली एम क्या होगा इसमें, हमेशा एम जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम करना टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो पहले टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी जैसे O1 से D1 तक जो कुछ प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो वो C11 X1, इसी तरह से यहाँ ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है C11, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो है हमारे पास X11। तो यहाँ से और यहाँ तक का O1 से D1 तक का कॉस्ट हो गया C11 डॉट X11,
सिमिलरली O1 से D2 तक का कॉस्ट हो जाएगा C12.X12, इस वजह से C13.X13 एंड ऑल आर, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास O2 से भी, तो टोटल जो कॉस्ट है मैं इसको दे सकता हूँ मिनिमाइज Z इक्वल टू मिनिमम Z इक्वल टू समेशन ऑफ I बराबर 1 टू, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कितने हैं, I बराबर 1 टू 3, समेशन ऑफ J बराबर 1 टू 4 CIJ XIJ, ठीक है। यानी सभी का समेशन जो है, सभी प्रोडक्ट कॉस्ट है, सभी का समेशन हो गया, ठीक है। एंड अब देखें सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ इसमें यही होनी चाहिए कि अगर हम देखें, वो तो है ही कि X11, X12, X13 जो भी नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट होंगी उनकी कॉस्ट जो नंबर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर, अगर देखें O1 से कितने नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, O1 से यहाँ पे देखें एक X11, सॉरी C11, C12, C13, C14, ठीक है। सॉरी, ये तो हमारी कॉस्ट है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, X11, X12, X13, X14, ठीक है। तो इन चारों का सम जो है वो A1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कि A1 से ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X14 इक्वल टू A1। सिमिलरली O2 से बात करें तो X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24 इक्वल टू A2। एंड 3 से अगर बात करें तो X31 प्लस X32 प्लस X33 प्लस X34 इक्वल टू A3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो ये तो हो गया यहाँ से ट्रांसपोर्ट, बट इनकी भी तो जो डिमांड है वो भी तो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है X11, यहाँ से आ रहा है X21, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है X31। तो X11 प्लस X21 प्लस X31 इक्वल टू D1, इक्वल टू D1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सभी जो भी ओरिजिन है वहां से सारे यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, और सभी जो डिमांड है, सभी जो डेस्टिनेशन है उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम D2 की बात करें तो ये हो जाएगा X12 प्लस X22 प्लस X32 इक्वल टू D2। अगर हम बात करें X123, ठीक है, प्लस X223 प्लस X33 इक्वल टू D3, एंड X124 प्लस X224 प्लस X324 X34 इक्वल टू D4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम जब कह रहे हैं कि हर सोर्स जो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएंगे, हर जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है वो सारी ट्रांसपोर्ट होंगी, और वो ट्रांसपोर्ट कितनी होंगी, टोटल डिमांड के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम, हमारे पास एक रिलेशन होता है, या हम कहें बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस बैलेंस इफ समेशन ऑफ आई बराबर 1 2 3 है यहाँ पे, इक्वल टू समेशन ऑफ जे बराबर 1 टू 4, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि प्रोड्यूस की जा रही है एंड नंबर ऑफ डिमांड है, यानी जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, वो दोनों इक्वल हो, उस कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस होती है। और जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उसको पहले बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन और होगा, ये रिलेशन, ठीक है, बट इस रिलेशन को हमें इसमें लिखने की नीड नहीं है। और साथ में ही XIJ
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई बराबर 1 2 3 एंड जे बराबर 1 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। बट अगर हम एक रिलेशन यहाँ पे देखें, ठीक है, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशंस हैं, 7 इक्वेशंस है, तो बट यहाँ पे 7 की 7 इक्वेशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यानी इसके बेसिक सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो सिंपलेक्स में पढ़ा था कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7th इक्वेशन है, बट 7th की 7th इक्वेशन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको हम देख सकते हैं क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 -4 -5 -6 ये हम करें। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, देखो आप x11 देखो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस करना है। ठीक है, और इसमें से ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, मैं माइनस यहीं पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहाँ भी प्लस है सभी जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हम यही तीन इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो x11 से x11 कट जाएगा। ठीक है, x12 से x12 कट जाएगा, x13 से x13 कट जाएगा। ठीक है, x21 से x21 कट जाएगा, x22 से x22 कट जाएगा, x23 से x23 कट जाएगा, x31 से x31 कट जाएगा, x32 से x32 कट जाएगा, x33 से x33 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास बेसिकली x14 प्लस x24 प्लस x34। ठीक है, ये हो गया। इधर देखें तो ये हो जाएगा इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस d1 माइनस d2 माइनस d3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास टोटल ए आई, आई बराबर 1 2 3। ठीक है, माइनस टोटल आई बराबर 1 2, ये मैंने डी आई लिख लिया क्या इधर। ठीक है, ठीक है, मैंने शायद अवेलेबिलिटी जो है वो डी आई लिखी थी यहाँ पे, मुझे श्योर याद नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे मैंने अवेलेबिलिटी डी आई लिखी थी, अवेलेबिलिटी अगर मैंने डी आई लिखी थी, तो इसको भी डी आई लिख लेना। ठीक है, इसको एक बार श्योर कर लेना कि मैंने क्या अवेलेबिलिटी को यहाँ पे इंडिकेशन जो दिया था वो डी आई ही दिया था या बी आई दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो शायद मैंने बी आई दिया था और मैंने यहाँ पे गलती से D1 D2 D3 लिख दिया था, जो कि डेस्टिनेशन थी। ठीक है, अगर उसको बी आई है तो उसको डी आई कर लीजिए, ये हो गया डी आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल आई बराबर 1 2 4 डी आई प्लस D4। इसको समझिए ये कैसे किया है मैंने, यानी कि मैंने इसमें D4 को ऐड किया है और D4 को माइनस किया है, माइनस वाली टर्म को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो है इक्वल होंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया x14 प्लस x24 प्लस x34 इक्वल टू D4, जो कि हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 इक्वेशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, 6 इक्वेशन जो है इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 6 इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन number of linearly independent equations in transportation problem equal to m plus n minus 1। यानी कि नंबर ऑफ, ये भी तो हमने यहाँ पे 3 + 4 - 1 इक्वल टू 6 आया था। ठीक है, 6 आएगा, तो यहाँ पे भी है m plus n minus 1। ठीक है, नंबर ऑफ
वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे। इधर से देखें तो हमारे पास x11, x12, x13, x14, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे इसलिए 3, टोटल 3 थे इंटू 4, या हम बात करें इन जनरल m इंटू n, ठीक है, m इंटू n, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल BFS, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ BFS, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी mn में से हमें चूज करने हैं m प्लस n माइनस 1। तो इसको किस तरह से कितने टाइम चूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकता है mn डॉट m प्लस n माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, अगर देखें तो इसमें कितनी इक्वेशन है, 6 इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि और 6 इक्वेशन पे अगर हम देखें 12, और टोटल नंबर अगर हम इसमें देखें तो 12C6, जो कि काफी बड़ा नंबर है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 5, सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 12, 4 से ये 2, ठीक है, एंड 5 से ये 2 एंड 3 से ये 3, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। अब जब इतने सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं तो इसका मतलब इसके अगर सिंपलेक्स टेबल से हम सोल्व करेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, काफी 12 इंटू ये 2, 3 इंटू 14 इंटू 3, ये काफी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये 100 से 200 से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास इतनी सारी सिंपलेक्स टेबल बन सकती हैं। अब इसको सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व करना, और आपने देखा होगा सिंपलेक्स टेबल में पहले तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इसीलिए इन प्रॉब्लम को हम सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व ना करके एक अलग मेथड से डील करते हैं, ठीक है। जो मेथड जो होगा उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। बेसिकली नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से बेसिक सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद किस तरह से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।